नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका ग्रामोत्थान ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे हिंदी में लिपि। शायद ये अंतिम टॉपिक है हमारा। 2 नंबर के अंक बाद भाषा लिपि और व्याकरण काल से ये अंतिम टॉपिक है। लिपि पढ़ रहे थे, ठीक है। लिपि में देखिए, हमने सामान्य बातें लिपि के बारे में हमने बताई थी, लेकिन एक बार पुनः आपको बताते हैं लिपि क्या है। जैसे किसी भी भाषा को देखिए, हिंदी भाषा ले लो, कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति के मन में जो भाव आए, जो विचार आए, इस व्यक्ति के मन में भाव आए, जो विचार आए, तो इसने प्रकट किया उसको ध्वनि के माध्यम से। किससे प्रकट किया? ध्वनि के माध्यम से इसको प्रकट किया, ठीक है। ध्वनि के माध्यम से प्रकट किया तो क्या हुआ, मान लीजिए इसने बोल तो दिया, लेकिन ये एक स्थान पे सुरक्षित तो नहीं रहा, स्थायी तो इसका लिखा हुआ रूप जो है वो हमारे पास नहीं रहा, बोला और चला गया, मान लो हमारे समझ में नहीं आया, दोबारा बुलवाना पड़ा। तो लिपि का मतलब मैंने आपको कल बताया था लिखावट, या फिर ध्वनि जो है इसका दृश्य रूप। ध्वनि को चिन्हों का रूप देना। तो विचार है, उसमें बोल तो दिया, लेकिन मान लीजिए कोई बहरा है या फिर इस बोले हुए को सुरक्षित रखना है, तो इसमें लिखावट चाहिए, इस ध्वनि का दृश्य रूप चाहिए, में दिखाई देने वाला रूप चाहिए। ध्वनि कभी दिखाई नहीं देती, तो इस ध्वनि के जो है उसको चिन्हों का रूप दे दिया गया कि भाई मैं, कोई भी व्यक्ति ए नाम ए इस प्रकार की ध्वनि निकालता है तो इसका रूप होगा ये, चिन्ह होगा इसका क्या, ये। कोई क ऐसी ध्वनि निकालता तो उसका चिन्ह होगा ये। इस प्रकार चिन्हों का रूप दिया। अब ये लिखना अपने भाव या विचार, ये जरूरी नहीं है कागज पे लिखे, ये कहीं किसी पत्थर पे भी लिख सकता है, ये मिट्टी पे भी लिख सकता है, ठीक है, कहीं भी लिख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें लिखित रूप होगा इसका, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी थी? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि पढ़ी हमने। देवनागरी नाम वेदों के रूप से देव लिया गया, नगरों में प्रचलित बताई जाती है तो नागरी, तो इसको वह देवनागरी बोला जाता है। इतनी गहनता से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। 2 नंबर का टॉपिक है, मैं बहुत गहराई से, इससे जो पढ़ाई पिछली क्लासों में जो पढ़ाया ना, इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला ही नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि सर ऐसा आप हो जाता है क्या, इतना पढ़ो, इसका कोई दिक्कत नहीं। इसमें देवनागरी लिपि है। फिर इस देवनागरी लिपि की मुख्य बात है विशेषताएं। देवनागरी लिपि है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है वो पढ़ेंगे आप, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ध्यान देने वाली बात है। तो देखो, हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसकी विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं पढ़ेंगे। देवनागरी की लिपि की विशेषताओं में पहली विशेषता तो ये, आज मैं आपको क्या करता हूं, तुलनात्मक अध्ययन करवाता हूं। तुलनात्मक अध्ययन से ज्यादा समझ में आएगा। एक तरफ हिंदी की लिपि लिखूंगा और एक तरफ अंग्रेजी, ठीक है। हिंदी की लिपि देवनागरी और अंग्रेजी की है रोमन, ठीक है। इस प्रकार लिखता हूं, आप देखना देवनागरी। तो इसके बारे में पहला पॉइंट तो यही आता है कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसको समझ लेना। मैं क्या करता हूं, मिटाता जाऊंगा इनको, फिर नीचे लिखूंगा। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का जब भी आप अंकन करते हो, टंकन करते हो, लिखते हो, तो इसका एक क्रम होगा कि ये बाएं से दाएं लिखी जाएगी। कभी भी मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, ये आपकी कॉपी है, ये मानो आप, ये आपकी कॉपी की लाइन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो नोटबुक में आप इसका ये देखना, नोटबुक आपके इस प्रकार सामने है, तो इसका बायां भाग कौन सा है, दायां भाग कौन सा है। तो मैं इसके सामने आता हूं इस प्रकार, तो इस ये दिशा कौन सी हो गई, बाएं भाग की। ये दिशा कौन सी हो, मेरे दाएं हाथ की तरफ, दाएं भाग की। तो ये तो हो गया दायां और ये हो गया बायां, ठीक है। तो देखो बाएं से दाएं मतलब यहां से किस ओर जाएगी, ये दाईं ओर जाएगी। किस ओर लिखेंगे हम, दाईं ओर। कभी भी किसी को देखा है क्या, जैसे कि मैं हिंदी पढ़ता हूं
तो मैं यहां ऐसे लिखूंगा, मैं हिंदी पढ़ता हूं। कभी आपने देखा किसी को ऐसे लिखा कि किसी ने हूं, ता, ढे, पे, दी, ने, ही, मैं, ऐसा कभी नहीं लिख सकते ना। दाएं से बाएं कभी नहीं होता ना, ये बिल्कुल से कभी नहीं होता है। ये मनोवैज्ञानिक है। मैं हिंदी पढ़ता हूं, बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो पहला तो ये नियम है इसका, कैसे होगी देवनागरी लिपि, बाएं से दाएं लिखी जाएगी। नंबर 2, दूसरा इसका ये है कि ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर टिकी हुई है। कैसे टिकी हुई है, देखो मेरी बात सुनो। वैज्ञानिक सिद्धांत मतलब इसका वैज्ञानिक रूप है, वैज्ञानिक रूप है। ये मानो आप इसका क्या है, सिद्धांतों का मतलब वैज्ञानिक इसका रूप है। कैसे, हिंदी भाषा में आपने पढ़ा स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन पढ़े हैं। तो इनका क्या होता है, वैज्ञानिक रूप इनको कैसे दिया। जैसे उच्चारण स्थान जो होते हैं, आप पढ़ते हो कै से लेकर कै, ख, ग, घ, ड़ तक, आप यहां तक पढ़ते हो, पढ़ लिया। अब देखो यहां तक पढ़ते हुए ये क्रम है पूरा, इस क्रम का एक ही उच्चारण स्थान है, और वो उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। क्या उच्चारण स्थान, कंठ है। अब देखो पहली पंक्ति है वर्गों में, वर्गों की पहली पंक्ति है और कंठ पहला उच्चारण स्थान है। देखो उच्चारण स्थान संस्कृत में 8 माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 8 माने गए हैं। एक हृदय, फिर कंठ। हृदय को उच्चारण स्थान माना, लेकिन प्रयोग में नहीं आता हृदय। सारे के सारे जो वर्णों के भाव है वो कहां से उत्पन्न हुए बताए हैं, उर्ष, उर्ष का मतलब हृदय से हुए बताए हैं। लेकिन इसको प्रयोग में नहीं लेते हम, प्रयोग में सीधा कंठ ही आता है। तो कंठ आता है, फिर तालु आता है, फिर क्या आता है, तालु आता है, फिर मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, ये क्रम चलता है। तो इस प्रकार फिर दूसरा जो है च, इचु ये शानम तालु, च फिर तालु में चला जाए। कंठ के बाद में दूसरा क्या है उच्चारण स्थान, तालु है। तो ये देखो ये वैज्ञानिक रूप है इसका। हिंदी की जो देवनागरी लिपि हम बोलते हैं, प्रयोग में लेते हैं, संस्कृत में भी लेते हैं, कोंकणी, मराठी, नेपाली में भी लेते हैं, इसका वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर अगर देखें तो इसका वैज्ञानिक रूप है और वो उचित है। केवल आपको तो कक्षा 12 में अगर लिपियों की विशेषताओं के बारे में आए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वहां नीचे समझाना नहीं है। जैसे कै, इसका कंठ आ गया तो ये देखो वैज्ञानिक है, ऐसा कुछ नहीं। मैं केवल आपको समझा रहा हूं। आपको तो पहली विशेषता वो लिखनी है कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैज्ञानिक रूप या वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। 2 पॉइंट केवल इतना याद रखना आपको, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तीसरा जो बिंदु है देवनागरी लिपि की विशेषताओं में, वो ये है कि इसके मात्रा का स्वरूप होता है। जैसे प्रत्येक स्वर के लिए हम क्या करेंगे, मात्रा का स्वरूप लेके आएंगे। ए है आ, ई हरिश्व ई दीर्घ, उ हरिश्व उ दीर्घ, ठीक है। इस प्रकार में लेके आया। देखना आप अंग्रेजी के जो स्वर होते हैं, अंग्रेजी के क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अंग्रेजी के स्वर मान लो ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर है। इनकी देखो, अब अगर हमें ये अंग्रेजी के स्वर है तो ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। जैसे मेरे को लिखना हो संदीप, तो इस प्रकार लिखूंगा मैं दे में दीर्घ इस प्रकार लगा दिया, दीप है। लेकिन SAND, अब मेरे को इस दय में ई लगाना है दीर्घ, तो दीर्घ के लिए डबल ई लगाना पड़ेगा। मेरे को दीर्घ के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डबल ई। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मैं इसको ऊपर लगाने के लिए डी के डबल ई यहां लिख दूं, ऐसा नहीं है ना। ये केवल किसमें संभव है, देवनागरी लिपि में संभव है, रोमन लिपि में संभव है नहीं है। तो इसकी मात्रा का स्वरूप होता है। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं है, सीधा लगता है। आ की ये मात्रा आ गई, ई की ये मात्रा आ गई, दीर्घ की ये आ गई, ऊ की ये आ गई, दीर्घ की ये मात्रा आ गई। तो व्यंजनों के साथ में जब भी स्वर जुड़ते हैं, व्यंजन के साथ में जब भी कोई
स्वर जुड़ता है तो उसकी क्या लगेगी, मात्रा लगेगी। स्वर स्वयं नहीं आएगा, मात्रा लगेगी। ठीक है, व्यंजन के साथ में स्वर जुड़ेगा तो स्वर स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं आएगा। क्या आएगी, उसकी मात्रा ही आएगी। देखना, एक उदाहरण देता हूं आपको। मैं व्यंजन के साथ में, जैसे मैंने लिख दिया द हलंत ईस, लिखता हूं मैं द हलंत, ऐसे लिखता हूं ज ग, द हलंत ईस लिख दिया मैंने। क्या ये शुद्ध है? नहीं है। देखो, व्यंजन के साथ में स्वर जोड़ रहे हैं, ये व्यंजन है और इस व्यंजन के साथ में मैं क्या जोड़ रहा हूं, स्वर जोड़ रहा हूं, तो ये स्वर स्वतंत्र नहीं आएगा, ये स्वतंत्र ही नहीं आएगी। क्या आएगी, इसकी मात्रा आएगी। और ये क्या होगा, जय ग द में दीर्घ ई की मात्रा जगदीश, ऐसे लिखा जाएगा। कभी भी व्यंजन के बाद में, व्यंजन के बाद में, मैं क्या बोल रहा हूं, व्यंजन के बाद में स्वर स्वतंत्र नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अगर अब मेरे को ये बोलो सर, हम लिख सकते हैं जय ग द ईस, अब क्यों, अब क्या है, देखना आप ध्यान से, जय ग, इस द में आप बोलते हो सर व्यंजन के बाद में स्वर स्वतंत्र नहीं आएगा, अब लगा दे इसके, अब नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि द में क्या छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है। तो ये तो स्वर के बाद स्वर आ गया, स्वर के बाद स्वर आ गया, तो अब स्वर स्वतंत्र आ सकता है। जैसे आप कई बार लिखते हो कई, ठीक है ना, इस प्रकार लिख दिया ना हमने, तो अब स्वतंत्र स्वर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये व्यंजन के बाद में स्वर नहीं है, इसमें क में क्या है, ए, और बाद में क्या है, ई, तो ये स्वर के बाद में स्वर स्वतंत्र आ सकता है। व्यंजन के बाद में कभी भी स्वर स्वतंत्र नहीं आएगा। क्या आएगी, उसकी मात्रा आएगी। हालांकि स्वर तो स्वतंत्र ही होते हैं, लेकिन मैं देखो प्रयोग की दृष्टि में बता रहा हूं, प्रयोग की दृष्टि में, कि व्यंजन के बाद में स्वर को स्वतंत्र नहीं, उसकी क्या लिखेंगे, मात्रा लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मात्रा स्वरूप होता है इसका, वो जुड़ते हैं। नंबर 4, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह होगा। मेरे मुख से ध्वनि निकलती है ए की, तो ये ए ही चिन्ह होगा। मेरे मुख से ध्वनि निकलती है आ, तो ये आ ही चिन्ह होगा। ठीक है, मेरे मुख से ध्वनि निकलती है कै, तो ये कै ही चिन्ह होगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब इसमें अलग अलग है। हिंदी में एक देवनागरी लिपि, रोमन में अलग हो जाएगा, अंग्रेजी में कैसे हो जाएगा, जैसे किसी को लिखना हो जय, उसके मुख से ध्वनि लिख ली जय, तो जय को वो ऐसे भी लिख सकता है, जेड से भी जय आरंभ होता है, इस जे से भी आरंभ होता है, और देखो कभी कभी तो एस से भी शायद जे आरंभ हो जाता बताया। इसका रोमन का मुझे ध्यान नहीं है इतना। ठीक है, तो ये जय हो गया। फिर कोई ध्वनि निकलती है कै, मेरे मुख से कै ध्वनि निकली, तो कै का तो कै ही होगा, लेकिन अंग्रेजी में कै तो सी से भी बनता है, कैट, केमल, कै तो के से भी बनता है, कमल, इससे भी बन गया। तो ये देखो, एक ही ध्वनि के लिए रोमन में तो कई चिन्ह हो गए, सी अकेले कै के लिए सी भी हो गया, के भी हो गया, हो जाते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि में ऐसा संभव नहीं है। एक ध्वनि के लिए क्या होता है, एक ही चिन्ह होता है। फिर उसके बाद में आप देखना, हमेशा इसमें देवनागरी लिपि में अक्षरिक ज्ञान होता है। अक्षरिक ज्ञान का मतलब यह है कि जो अक्षर है, वो स्वतंत्र है, और उसके साथ साथ में उसका हलंत जो रूप है, जिसको अर्ध बोलते हो आप, अर्ध रूप बोलते हो, वो भी संभव है। रोमन लिपि में अगर मेरे को देखो, मैंने यहां पे न लिखा, न, तो मैं न, देखो न ऐसा होता है। अब आप बोल दो कि ऊपर तो लिखा एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह, तो मतलब न का तो यही चिन्ह होना चाहिए, लेकिन मैं बोला हलंत बोलता हूं, अर्ध न बोलता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ये नियमावली में आता है, ये मत सोच लेना न है तो वो है ना, तो ये नियमावली में। ऐसे तो फिर हमारे आ है, और मेरे को बोलना हो का, तो मैं तो इसकी आ को ऐसे थोड़ी लिखूंगा, कहलंता का, ऐसे नहीं लिखूंगा, इसकी मात्रा लगा दूंगा, तो ये तो इसका रूप है। ठीक है, अब देखो न हलंत लिख दिया ना मैंने, अक्षरिक
अक्षर होते हैं वो पूर्ण अपना उनका अधिकार होता है अक्षरों का देवनागरी लिपि में। अलंत रूप इसका मैं कर सकता हूं, न का अलंत कर दिया न, लेकिन क्या मैं अंग्रेजी के रोमन में अलंत कर सकता हूं? क्या एन को ऐसे लिख सकता हूं? जैसे एन, एन मीन्स क्या बनता है आपका? न बनता है। एन की ध्वनि, एन का ये चिन्ह है, क्या इसको मैं अलंत कर सकता हूं? कभी नहीं कर सकता। अंग्रेजी में जो फिक्स वर्ण हैं, फिक्स जो अल्फाबेट है वो फिक्स रहेंगे, उनका कोई रूप परिवर्तित नहीं, उनकी कोई मात्रा नहीं है। यहाँ तो स्वरों की मात्राएं हैं, इनमें मात्राएं भी नहीं है। यहाँ पे एक के लिए एक चिन्ह है, यहाँ पे सी से भी क बनता है, के से भी क बनता है, ठीक है, बनता है कि नहीं बनता? यहाँ पे मैं इसका अक्षर का हलंत रूप कर सकता हूँ। यहाँ पे करके दिखाओ, एक आधा लिखो, क्या आप ऐसे लिख दोगे? ये सर ये आधा हो गया, कभी नहीं होता ना। कोई बोले ई को, ई का हलंत रूप करो, तो ई का ये ऐसे ही लिखते हैं, इसका हलंत रूप ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, ये ई हो गई, कभी नहीं होगा। या फिर ऐसे बोल दो ये हलंत हो गई, ऐसे ऐसे हो गया, ना ना ना, कभी नहीं होता, इसका हलंत रूप नहीं होता है। देवनागरी लिपि में हलंत रूप भी हमें लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा शुद्ध, मेरे को लिखना शुद्ध, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं शुद्ध, ठीक है, इसका ये हलंत रूप आ गया मेरे पास। तो इस मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं इनकी। देवनागरी लिपि की विशेषताएं आपकी बार पूछी जाएंगी, हो सकता है, लगभग संभवतः है। देखो कोई भी अपने आप में वो नहीं होता कि सोपन नहीं आता कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। पाठ्यक्रम में पूर्ण दक्षता है वो सफल होगा। बाकी जो ये लेके आते हैं फिर मैं इसको ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी किताब इंपॉर्टेंट है, पूरी व्याकरण इंपॉर्टेंट है, पूरी किताब इंपॉर्टेंट है। तो आप जिसको महत्वपूर्ण टिक मारते हो ना, कुछ नहीं हो, पूरा सिलेबस की तैयारी करो आप, बस सीधी बात है। हाँ, संभावना ये बनती है कि हम पहले के जो पेपर है उनको देखते हैं, उनमें से ये लगता है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें लचीलापन है। देवनागरी लिपि है, इस लिपि में अन्य जो भाषाएं हैं, देखो मराठी, नेपाली, कोंकणी और एक हमारी मूल भाषा संस्कृत। तो ये जो है मराठी, नेपाली, ये भी देवनागरी लिपि में ही, इनकी भी जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इन सब की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इसके अलावा अंग्रेजी की रोमन आ गई, उर्दू है, उर्दू की फारसी आ गई, और जो पंजाबी है, पंजाबी की गुरुमुखी, पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी। ये लिपियां हैं। देखो हिंदी की, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी की तो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, ठीक है। आज हमने लिपि के बारे में पढ़ा, लिपि किसे कहते हैं, लिपि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, इसका ध्वनि चिन्ह किस प्रकार से होते हैं। आपको कभी भी ये चिन्ह जो है ना, कैसे लेके मैं तक ये वर्गीय, मैंने इनके बारे में संभवतः थोड़ा सा आपको बताया है। और इनको मैंने बताया आपको, ये छठी क्लास की बातें होती है। अब मैं यहाँ पे क वो लिखूंगा तो आप सोचोगे सर ये तो 12वीं क्लास का टॉपिक आप क्या करवा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें अंतस्थ, संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण मैंने आपको बताए। लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, कौन कौन सी भाषाओं में? अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी है। आज हमारा पहला 2 अंक भार का जो पहला जो बिंदु था पाठ्यक्रम का, भाषा, लिपि, व्याकरण, मेरी तरफ से तो पूर्ण है। अब आप इसका आप कितनी भी बार रिवीजन करो, बार बार इसको पढ़ो, ठीक है, इसको 2-3 बार पढ़ते जाओ, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। रटना मना है, रटना है ही नहीं। देखो मैंने लिपि के बारे में भी बताया था, क्या है कि कोई भी व्यक्ति भाव पर, एक बार दोबारा इसका रिवीजन करवा देता हूं। कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति के मन में जो भाव हैं, जो विचार हैं, ये व्यक्ति उनको क्या करेगा? ध्वनि का रूप तो दे सकता है, बोल सकेगा इसको, लेकिन ये सुरक्षित नहीं रह सकते। कोई गूंगा बहरा, कोई मतलब बहरा है, बहरा तो बहरा सुन नहीं पा रहा है, पढ़ा लिखा है, तो उसका जो इस ध्वनि है इसका दृश्य रूप देगा वो। दृश्य रूप का मतलब समझते हो क्या? दृश्य रूप इतनी बार पढ़ लिया आपने, 2-3 बार बता दिया मैंने दृश्य रूप के बारे में, शायद 4थी बार वर्णन कर रहा हूं। दृश्य रूप ऐसा ध्वनि का दिखाई देने वाला। ध्वनि कभी दिखती है क्या? मैंने बोला कै, आपको दिखा क्या? नहीं दिखा, लेकिन आपके जहन में, एक दिमाग में एक वो उसका कै जो ध्वनि मैंने बोली उसका चिन्ह आ गया। कैसा चिन्ह आ गया सामने? ऐसा। तो ध्वनि का दृश्य रूप होता है, वही क्या होता है? लिपि होता है। ध्वनि को जो चिन्ह दिया जाता है
वो चीनी क्या है? लिपि हमारे लिए क्या है? लिपि। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी से उत्पत्ति हुई, दक्षिणी और उत्तरी दो शाखाएं थी, उत्तरी शाखा से हुई थी। वेदों से देवनागरी बनी थी, इसकी विशेषताएं पढ़ ली हैं। और ये संस्कृत में, मराठी में, नेपाली में, कोंकणी में, हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में, अंग्रेजी में आप रोमन आती है, उर्दू में फारसी आती है, पंजाबी में गुरुमुखी आती है। बस ये बातें थी। आप इनको, इस टॉपिक को आराम से 2-3 बार पढ़ लेना। धन्यवाद। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे। कई बच्चे तो बोल रहे हैं सर पाठ पढ़ाओ, कई तो बोल रहे हैं सर पाठ पढ़ाओ। अब मैं सोच रहा हूँ ये बिंदुवार टॉपिक चल रहे हैं, ये करवाता जाऊं। इसके बाद में पद परिचय है। पद परिचय लंबा टॉपिक है। पद परिचय में आप क्या पढ़ोगे? संज्ञा भी पढ़ लोगे, सर्वनाम भी पढ़ लोगे, विशेषण भी पढ़ लोगे, कारक भी पढ़ लोगे, ठीक है ना। उसमें तो पूर्ण ये मानो क्रिया भी पढ़ोगे, क्रिया विशेषण भी पढ़ोगे। तो ये तो पद परिचय का टॉपिक तो बहुत लंबा चलने वाला है। ये मानो आप, अगर मैं वैसे ही कम पढ़ाता हूँ, थोड़ी 25-1 मिनट की क्लास लेता हूँ, वो तो बराबर ही आता है। मैं जल्दी थोड़ी गति से पढ़ाता हूँ, वो 20-25 की बनती है। उसी को मैं धीरे धीरे बढ़ाऊं तो वो चाहे मैं 45 की ले जाऊँ, आपके फायदा है। डाटा नेट वगैरह थोड़ा आप मेरे को पता है, तो वो चलता है थोड़ा। ठीक है, अगला टॉपिक बताएंगे आपको, करेंगे।